नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की, जिसमें आधार कार्ड को बाकी सभी पहचान पत्रों के बराबर दर्जा मिल गया है। यानी बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसमें जब चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना था, उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड बताते हुए यहाँ तक कहा है कि अगर कोई आधार कार्ड दे रहा है तो उसे कोई और डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है और फॉर्म को आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हो। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इसको लागू कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ 65 लाख उन लोगों की नहीं है जिनका नाम वोटर लिस्ट से उसकी ड्राफ्ट से हटा दिया गया है, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो जमा किया है लेकिन उसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया है। तो क्या अब वो आधार कार्ड को अटैच करेंगे? इसके अलावा राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया था, लोकसभा में जो सीटों की हेराफेरी हुई और उसके बाद जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने कोई भी सवाल का सटीक जवाब नहीं दिया, उसके ऊपर से ये एसआईआर, इन सारे मुद्दों ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी दोनों पे सवाल उठा दिया है। इसके अलावा 11 साल से जिस विपक्ष की आप आवाज नहीं सुनते थे, जहां लोग कंप्लेन कर रहे थे कि विपक्ष सड़कों पे क्यों नहीं आ रहा है, उसकी आवाज कहीं सुनने में ही नहीं आ रहा है, मोदी के बाद कौन, अब वही विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों के साथ सरकार का और खासकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का स्वागत कर रहा है। तो क्या कुछ हुआ है और इसके क्या पॉलिटिकल इंप्लीकेशन होंगे, आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहली बात की हुआ क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ साफ कह दिया है कि आधार कार्ड को भी अब आपको वोटर लिस्ट की पहचान पत्रों में शामिल करना होगा। जो 11 डॉक्यूमेंट एसआईआर की प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने इनिशियली शामिल किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को भी डाल दिया। अब कायदे से ये काम तो खुद चुनाव आयोग को कर देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट की हंटर पढ़ने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की हंटर पढ़ने के बाद चुनाव आयोग इसके लिए लागू हुआ है। मतलब इलेक्शन कमीशन को बनाया इसलिए गया है ताकि चुनाव की प्रक्रिया आसानी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ, जनसाधारण को कॉन्फिडेंस में लेते हुए, सबका विश्वास बनाते हुए इलेक्शन कराए। लेकिन यहाँ पे हो उल्टा रहा है, इलेक्शन कमीशन ही चीजों को इतना कॉम्प्लेक्स कर रहा है। अब बताओ, 11 डॉक्यूमेंट दिए थे, उसमें आपने आधार कार्ड को क्यों नहीं शामिल किया? आधार कार्ड पे आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है, आपको सारे जो भी सरकार के लाभ होते हैं, सब्सिडी होती है, कुछ भी, वो आधार कार्ड से आपको मिल जाता है। और आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया है जो ऑलमोस्ट हर जगह चलता है, हर जगह उसको मान्यता मिली हुई है। बस हमारे चुनाव आयोग की नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं थी, और यही चुनाव आयोग आधार कार्ड को इपिक नंबर से जोड़ने की बात कर रहा था। और अचानक से एसआईआर की प्रक्रिया में आधार कार्ड इनको इनवैलिड लगने लगा, उसकी कोई मतलब ही नहीं है। तो उस लिहाज से आप ये बात समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला केवल कानूनी फैसला नहीं है, ये राजनीति को हिलाने वाला साबित होगा। क्योंकि इससे चुनाव आयोग जो बार बार नए नए तरीके निकाल रहा है, नए नए तरकीब निकाल रहा है कि किस तरीके से एसआईआर से मैक्सिमम लोगों का नाम ये काट सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये काम इतना आसान नहीं होगा कि आप किसी का भी नाम काट दो, कारण मत बताओ। अच्छा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही, उसने ये भी कहा कि बिहार की जितनी भी मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, वो इस पूरे कानूनी मामले में एक पक्षकार हो सकती हैं। मतलब अब मामला सिर्फ चुनाव आयोग और जिन्होंने पेटिशन डाला था उनके बीच नहीं है, हर पार्टी जिसका वहां पे स्टेक है वो इस हियरिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है, और ये बहुत बड़ी बात है। इससे दरअसल इस केस का पूरा डायरेक्शन ही बदल जाता है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आगे भी चलेगी, पर आप इस बात को समझिए कि परसेप्शन जो जनता के बीच में जाता है ना, वो अल्टीमेटली चुनाव में आपको जिताता है या हराता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। 2014 में जब मोदी जी की लहर आई थी, उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय यूपीए गठबंधन था, उस पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसके बाद अन्ना हजारे जैसी शख्सियत उभरी थी जो लोकपाल बिल पे बात कर रहे थे। कितने आरोप साबित हुए आज तक आपने सुना? एक एक करके सारे आरोप खत्म हो गए। लोकपाल का क्या हुआ, आपने उसके बारे में कहीं कुछ सुना? कभी कोई न्यूज आई? लेकिन क्योंकि उस समय ये नैरेटिव बन चुका था कि सरकार जो है वो बहुत भ्रष्टाचारी हो चुकी है, देश को बदलाव चाहिए, और उस समय आपने देखा था कि मोदी जी की कितनी लहर आई थी। और सेम कंडीशन अब 10 साल बाद ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया से भाजपा को फायदा हो रहा है कि नहीं, आप इस पे लाखों डिबेट कर सकते हो। आप कह सकते हो कि जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष है, भाजपा जो है वो सही है, वोट चोरी नहीं हुई है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जनता के बीच में ये मुद्दा कनेक्ट कर रहा है, और ये चीज आप बिहार की रैली से देख सकते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि एसआईआर के मुद्दे से एसआईआर करा के भले चुनाव आयोग भाजपा को फायदा करा रहा था या नहीं करा रहा था, लेकिन अब मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि इस एसआईआर के मुद्दे से भाजपा को नुकसान तो डेफिनेटली हो रहा है। और जब किसी भी एजेंसी की या संवैधानिक संस्था की स्वायत्तता पे सवाल उठते हैं, उसकी निष्पक्षता पे सवाल उठते हैं, तो उसके साथ ऑटोमेटिक जो सरकार होती है उसको दोषी मान लिया जाता है। और ये केवल इलेक्शन कमीशन के बारे में नहीं है। अगर ईडी, सीबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में फटकार लगती है तो ऐसा माना जाता है कि वो सरकार पे लग रहा है। अब इलेक्शन कमीशन का काम क्या था? दो पार्टियों के बीच में कोई विवाद हो तो उसको सुलझाना। अगर किसी इंडिविजुअल की कोई कंप्लेन है, किसी नेता की, किसी पार्टी की, किसी आम इंसान की, तो उसका समाधान करना, कोई गलती हो तो उसको सुधारना। पर यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ ऑलमोस्ट पूरा विपक्ष चुनाव आयोग से कंप्लेन करते करते थक गया, और जब चुनाव आयोग ने कोई सुनवाई नहीं की तो अब चुनाव आयोग पर ही कंप्लेन हो रहे हैं। यानी जिससे कंप्लेन करना था उसी पे कंप्लेन हो रहा है।
और इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल जो बना हुआ है उसको आप बिहार की रैलियों में देख सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का फैसला जो भी आए लेकिन जनता की दरबार में, जनता की अदालत में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन हारते हुए आपको दिखेंगे। विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, इन सब की रैलियों में जो गूंज, जो भीड़ आ रही है, उसके सामने मोदी जी की सभा आपको बहुत फीकी नजर आएगी। और भाषणों में ना आप मोदी जी का चेहरा देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, और फिर 10 साल पहले 2014, 15, 16, यहाँ तक कि 19 तक का कोई भाषण आप उठा के देखो मोदी जी का, उसमें जो बॉडी लैंग्वेज, जो कॉन्फिडेंस मोदी जी दिखा रहे हैं वो अब है नहीं। सत्ता भले ही उनके पास है पर कॉन्फिडेंस का तख्ता पलट हो चुका है। 2014 में मोदी जी के पास जो कॉन्फिडेंस था आज वो राहुल के पास या विपक्ष के नेता के पास चला गया है। और अब तो मोदी जी भी बिहार के चुनाव में उतर चुके हैं। और आप सिचुएशन देखो, मंच के ऊपर से मोदी जी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, विपक्ष को कोस रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि केंद्र में 10 साल से और बिहार में कुछ महीने छोड़ दो तो ऑलमोस्ट 20 साल से भाजपा ही गवर्न कर रही है। और मंच के नीचे जो महिलाएं उनको सुनने बैठी हैं, उसमें से कोई महिला कह रही है कि इतना पैसा मंच पे खर्चा कर दिया, पंडाल बनाने में खर्चा कर दिया, इतने में तो बिहार में कुछ बन गया होता, उसका विकास हो गया होता। और जब ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन जनता करने लगती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जनता अब आपके वादों से कनेक्ट नहीं कर रही है। और वहीं विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर होते जा रहा है। और मोदी जी ने पिछले 11 सालों में ऐसा हमलावर विपक्ष या इतना मजबूत विपक्ष सामना नहीं किया था, फेस नहीं किया था। विदेशों में जाते थे तो वहां भी लोग आ जाते थे, मोदी मोदी करते थे। संसद के अंदर जाते हैं तो वहां भी इनके सांसद इनके घुसने से पहले मोदी मोदी करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मोदी जी संसद में जा रहे हैं तो विपक्ष के सारे सांसद कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। अब आप सोचो ये कितना एम्बैरेसिंग है। राज्यसभा में अमित शाह के सामने नारे गूंज रहे हैं कि तड़ी पार तड़ी पार। राहुल गांधी रैलियों में बस इतना बोल रहे हैं कि वोट चोर। पब्लिक नीचे से सेंटेंस पूरा कर रही है। दरअसल आप एक बात समझिए, जब 2014 में मोदी जी नया नया आए थे तो उनके पास भी एनर्जी बहुत थी, बहुत कुछ उन्होंने बोल दिया, बहुत सारे नए नियम बनाए, बहुत सारे पुराने प्रोटोकॉल तोड़े। अब इन्हें नहीं पता था कि ये चीजें वापस से इनको हंट डाउन करेंगी। मैं 2-4 एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। देखो, 75 की उम्र में रिटायरमेंट ये कोई रूल नहीं है। राजनीति तो आप मरते दम तक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें अपना रास्ता साफ करना था तो इन्होंने अपने ही पार्टी के जितने भी गद्दावर नेता थे, चाहे आडवाणी जी थे, चाहे मुरली मनोहर जोशी थे, सबको रिटायर कर दिया, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। और अब लोग ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप भी 75 के हो रहे हैं, आप कब जा रहे हैं मार्गदर्शक मंडल में। चलो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मोदी जी ने कितनी बार कहा है कि वो विपक्ष मुक्त भारत करना चाह रहे हैं, और वो विपक्ष को इस लायक नहीं समझते थे कि उनके साथ बैठे मीटिंग करें। 10 साल तक सरकार चली है और 10 साल कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी, सारे दलों के नेताओं को उसमें बुलाया गया, लेकिन मोदी जी वहां से भी नदारत रहते थे। दोनों सदनों में बहस चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर को लेके, और दिल्ली में रहने के बावजूद मोदी जी उस बहस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। अमित शाह कह रहे थे जब मैं जवाब देने के लिए हूं तो मोदी जी की जरूरत क्या है। अब वही काम घुमा के विपक्ष उनके साथ करने लगा। लाल किले से मोदी जी भाषण दे रहे थे और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कोई वहां पे था ही नहीं, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी भी कुर्सियां वहां पे लगी होती हैं। इसके अलावा अभी जब मानसून सत्र खत्म हुआ है तो उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ पे चाय पानी होती है। दोनों मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता होते हैं वो वहां पे होते हैं। मोदी जी तो थे लेकिन विपक्ष वहां पे भी नहीं था, आप फोटो देखे होंगे। मतलब एक हिसाब से ऐसा लग रहा है कि विपक्ष इस सरकार को ही बायकॉट कर रही है, और रीजन उसका सिंपली समझ में आ रहा है कि विपक्ष को जब चुनाव पे ही भरोसा नहीं है, उसको लग रहा है कि जब चुनाव में ही गड़बड़ी हुई है तो फिर सरकार की क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। और वोट चोरी का आरोप अकेले राहुल गांधी या विपक्ष का नहीं है। अभी अनुराग ठाकुर ने 34-35 कॉन्स्टिट्यूएंसी में धांधली हुई है, ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई। मीडिया से बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि उनके खुद के 3 लाख वोट कटे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो वोट चोरी का मुद्दा है, जो SIR का मुद्दा है, आप उसको बस सुप्रीम कोर्ट में हो रही बहस के हिसाब से मत देखो। बहुत ज्यादा चांस है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, अगर विपक्ष ऐसे ही मजबूती से खड़ा रहा, तो ये एक जन आंदोलन बन सकता है 2014 की तरह। क्योंकि राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा है उसकी गूंज जो है वो पूरे देश में चल रही है। इसकी शुरुआत भले ही बिहार से हो रही है, लेकिन ये बस बिहार के चुनाव तक सीमित नहीं है। और ये जो वोट चोरी का मामला है ना, ऐसा नहीं कि केवल इससे विपक्ष परेशान है, जो एनडीए के सहयोगी घटक है ना, अंदर अंदर वो भी परेशान है। क्योंकि जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो भले मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते हो, मोदी जी आम जनता से ना मिलते हो, पर जो आपके यहाँ का सांसद है, आपके यहाँ का विधायक है, वो तो आपसे आएगा ना वोट मांगने। और जब उससे जनता पूछेगी कि भाई आपकी पार्टी पे तो वोट चोरी का इल्जाम है, तो फिर उसके लिए वहां पे जनता के बीच में जवाब देना मुश्किल होगा। और अभी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, अगर उसमें बहुत ज्यादा क्रॉस वोटिंग होती है, मतलब एनडीए के लोग ही, एनडीए के सांसद ही विपक्ष के उम्मीदवार को वोट करते हैं, तो इससे सरकार की पोजीशन जो है वो और कमजोर होगी। और अब देखना यह है कि जो आंदोलन बिहार से शुरू हो रहा है, जो चाणक्य की जन्मस्थली भी है, उसको आज के चाणक्य यानी अमित शाह उस आंदोलन को कैसे रोकते हैं। क्योंकि मामला सिंपल है,
मोदी जी ने जब सत्ता में आए थे तो वो कांग्रेस से 60 सालों का हिसाब मांग रहे थे, कह रहे थे कि आपने कांग्रेस को 60 साल 70 साल दिए, मुझे बस 60 महीने दे दो। और अब मोदी जी से लोग 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। बिहार में ही उन्होंने बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने का ऐलान किया था 2014 में उनकी सरकार बनने के बाद। वो पैसा कहां गया, उससे क्या डेवलपमेंट हुई, इन सब पे बात नहीं हो रही है। अब मुद्दा उठाया घुसपैठियों का। जहां पे चुनाव होता है जिस राज्य में, उसी राज्य में ये घुसपैठिए कहां से आ जाते हैं, उसके बाद वो कहां चले जाते हैं, ये बस मोदी जी को पता है, अमित शाह को पता है, या तो इलेक्शन कमीशन को पता है। जो सरकार आज 10-12 सालों से जनगणना नहीं करा पा रही है, उसको ये जरूर पता है कि घुसपैठिए कितने हैं, लेकिन बता नहीं रही है कि कितने हैं। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, जो ये वोट अधिकार यात्रा है, क्या ये जन आंदोलन का रूप ले पाएगी, या मोदी जी और अमित शाह इसको रोकने में कामयाब होंगे? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।